हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्रिया। क्रिया का अर्थ है किसी काम को करना। और क्रिया शब्द वे शब्द होते हैं जिनके बगैर एक वाक्य पूरा भी नहीं होता। तो जब क्रिया आती है किसी वाक्य में तो वो क्या बताती है कि करता कौन है, मतलब काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और कब कर रहा है, मतलब काल के बारे में क्या काम हो रहा है और कौन कर रहा है, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया जाता है। अब इस लेसन में आप एक शब्द पढ़ेंगे, वो है धातु। तो धातु का मतलब होता है वो मूल रूप। किसका मूल रूप? जिसमें हम ना लगाते हैं, न पे आ की मात्रा ना, तो वो बन जाता है क्रियापद। जैसे पढ़ मूल शब्द है, ना लगाया उसके साथ तो हो गया पढ़ना, तो ये बन गया क्रियापद। ठीक है, तो जागना, सोना, खाना, पीना, जिसमें भी ना लगा है वो सब का सब जो है वो क्रिया है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? एक तो है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अगर हम काल के आधार पर देखें, समय के आधार पर, तो भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। ये समय को बताता है। अब अगर हम संरचना के आधार पर देखें तो ये होती है संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक है, साथ में ये जो हमने अकर्मक क्रिया पढ़ा, इसके भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। चलिए अब इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है। अब जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। तो कर्म के आधार का क्या मतलब हुआ कि क्रिया शब्द का जो फल है वो किस पे पड़ रहा है, मतलब उस चीज़ से कौन प्रभावित हो रहा है। आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब है कर्म के साथ। सकर्म मतलब कर्म के साथ। जैसे कैसे पहचानेंगे आप कि ये सकर्म क्रिया है कि नहीं? अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, बच्चा चित्र बना रहा है। ठीक है, तो इसको आप प्रश्न कीजिए, बच्चा क्या बना रहा है। अगर आपको उसका जवाब मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। जैसे बच्चा क्या बना रहा है तो जवाब मिल रहा है चित्र बना रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न आपने इसी क्रिया को लेके किया, अगर आपको जवाब मिलता है तो वो हो जाता है सकर्मक क्रिया। उसी तरह गीता सितार बजा रही है। क्या बजा रही है? सितार बजा रही है। तो इसका मतलब क्या कि ये कर्म के साथ है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया का मतलब होता है जिसमें एक कर्म का इस्तेमाल हो रहा हो। जैसे माँ पढ़ रही है तो एक कर्म है, क्या कर रही है? पढ़ रही है, एक ही कर्म है यहाँ। ठीक है, तो माँ के द्वारा एक ही कर्म किया जा रहा है, वो है पढ़ना। अब अगर हम द्विकर्मक क्रिया के बारे में देखें तो द्विकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जहाँ पर दो कर्म एक साथ हों। ठीक है, वो कैसे? द्वि मतलब होता है दो, दो कर्म एक साथ हो। उदाहरण अगर हम ले तो अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया सिखाना, राइट, और एक हो गया रहना। तो क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को सिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि इसके साथ इस उदाहरण में एक साथ दो कर्म घटित हो रहे हैं। दो कर्म मतलब दो तरह से आप इसको एनालाइज कर पा रहे हैं। जैसे अध्यापक क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर सिखा रहे हैं। और किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को सिखा रहे हैं। तो आपको दो बार अलग अलग जवाब मिलेंगे। तो इससे आपको पता लगेगा कि दो
क्रियाएं हैं, 2 कर्म हैं, तो ये द्विकर्मक क्रिया होगा। अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि जहाँ पर क्रिया का प्रभाव या फल सिर्फ कर्ता पर ही पड़ता है, वहाँ कर्म की कोई संभावना होती ही नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ आशा सोती है, अब आप इस सोती है को प्रश्न कीजिए, देखिए कि आपको सकर्मक क्रिया की तरह से जवाब मिलता है। आशा सोती है, क्या सोती है, जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जहाँ पर आपको प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिल रहा हो, वो हो जाता है अकर्मक क्रिया। अब संरचना के आधार पर भेद कितने होते हैं? ये होते हैं, फर्स्ट वन, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया से क्या मतलब है? जब 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो। संयुक्त का मतलब होता है जोड़। ठीक है, तो ऐसे 2 भिन्न भिन्न अर्थ वाले क्रियाएं जब उनको जोड़ा जाता है तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे कि यहाँ देखिए आप, अतिथि आने पर स्वागत करो, ये एक उदाहरण है। तो इस वाक्य में आना एक मुख्य क्रिया हो गई और स्वागत करना उसकी एक सहायक क्रिया हो गई, मतलब उसके मेन वाली क्रिया के को हेल्प करती है, जो मदद करती है, सहायता करती है उसको पूरा करने में। तो ऐसी जो क्रिया होती है, ऐसे जो वाक्य में जिस तरह की क्रियाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। देखिए दोनों जो क्रियाएं हैं उनका अर्थ भिन्न भिन्न है। आना अलग अर्थ रख रही है, स्वागत करना अलग अर्थ रख रहा है, पर ये जब एक ही वाक्य के अंदर इनका इस्तेमाल हो रहा है तो ये वाक्य को पूरा कंप्लीट करते हैं। दूसरे नंबर पे है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया का क्या मतलब है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह से प्रयुक्त हो उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या मतलब कि अगर संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण क्रिया की तरह से जिनका प्रयोग हो रहा उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम लें नरेश ने सुरेश का कमरा हथिया लिया। ठीक है, तो हथियाना जो है वो क्या है? क्रिया है। ठीक है, हथियाना क्रिया है। अब वाक्य के हिसाब से इसका रूप थोड़ा सा बदला है, हथियाना से हुआ हथिया। ठीक है, तो हाथ संज्ञा, हथिया हुआ नाम धातु क्रिया और हथियाना हुआ क्रिया। तो ये संज्ञा के अंदर कुछ थोड़ा बदलाव लाए तो ये बन गया नाम धातु क्रिया। ठीक है, इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए, विनीत सुनीता के विवाह पर जिम्मेदारी को अपना चुका है। ठीक है, अब जिम्मेदार एक विशेषण है तो शब्द हो गया जिम्मेदारी। इसी तरह से ये जो अपना है, ठीक है, अपना कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया? सर्वनाम से आया, लेकिन यहाँ पर ये अपना शब्द एक तरह से क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे नाम धातु क्रिया। ये वाला ये शब्द। फिर आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से मतलब है कि जब कर्ता स्वयं कार्य को न कर रहा हो बल्कि किसी और से करवाने के लिए प्रेरित कर रहा हो या और किसी से करवाए, उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे माँ कपड़े धोने वाली से कपड़े धुलवा रही है, तो माँ खुद नहीं कर रही है, वो कपड़े धोने वाली से कोई काम करवा रही है। तो यहाँ पर ये जो क्रिया होगी ये होगी प्रेरणार्थक क्रिया। सरपंच ने गांव के तालाब बनवाए, इसमें सरपंच ने स्वयं काम नहीं किया है बल्कि किसी के ज़रिए वो काम करवाया, तालाब का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर ये क्रिया जो है तालाब बनवाया, जो ये क्रिया जो है ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। अब है पूर्वकालिक क्रिया।
पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है जहाँ किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले वो काम कर चुकी है, और तो संपन्न होने वाली क्रिया जो है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। फिर से सुनिए, इसका मतलब क्या कि यहाँ दो क्रियाएं प्रयुक्त होंगी। ठीक, दो क्रियाओं में से एक क्रिया का काम जो है वो दूसरी क्रिया के पहले खत्म होगा। तो जो दो क्रियाएं हैं यहाँ पर वो आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं? पूर्वकालिक क्रिया की तरह से। जैसे कि वहाँ ये उदाहरण देखिए, बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा। तो पढ़ने तो वो बैठेगा, लेकिन कब बैठेगा? खेलकर। तो ये वाली क्रिया जो है, खेलने वाली क्रिया जो है, वो पढ़ने से पहले खत्म होगी, फिर वो पढ़ने बैठेगा। तो इसमें क्या हो रहा है? खेलना पहले हो गया, उसके बाद पढ़ना शुरू हुआ, तो एक क्रिया पहले खत्म हो गई। ठीक, इसी तरह से वह पढ़कर सो गया। अब सोना एक क्रिया है और पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन पढ़ना वाली जो क्रिया है वो सोने से पहले खत्म हो गई, तब वह सोया। तो ऐसी क्रिया को हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। अब है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया का क्या मतलब होता है? क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और ये जो शब्द बनते हैं उनको कहा जाता है कृदंत। ठीक है, जैसे ये सबसे पहले मैंने बताया था ना कि ना जुड़ता है इसमें, तो यहाँ क्या हो रहा है? एक प्रत्यय जिसको हमने कहा ना, चलना, लिखना। ठीक है, तो ऐसे में जो प्रत्यय जुड़ता है, लास्ट में जो जुड़ता है, उसे हम कहते हैं कृदंत क्रिया। जैसे कि चलना, चलता, चलकर। तो ये हो गई सारी कृदंत क्रिया, क्योंकि प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय हमेशा मूल शब्द के बाद में जुड़ता है, और ऐसे शब्द जो बन जाते हैं उनको हम कहते हैं कृदंत क्रियाएं। अब काल के आधार पर तीन तरह की क्रियाएं होती हैं: भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्यकालिक। भूतकालिक क्रिया का वह रूप जो बीते समय के साथ संपन्न हो गया, मतलब जो हो चुका, उसे हम कहते हैं भूतकालिक क्रिया। वह विदेश चला गया, ये हो चुका है। वर्तमान कालिक क्रिया क्या है? जो अभी वर्तमान में संपन्न होगा या हो रहा है। मतलब तो गीता हॉकी खेल रही है, तो वो अभी खेल रही है, तो ये वर्तमान क्रिया है। भविष्यकालिक क्रिया क्रिया का वो रूप जो अभी आया नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो कार्य संपन्न होगा। तो ऐसे क्रियाओं को हम भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, तो वो अभी गई नहीं है, वो भविष्य में कभी जाएगी छुट्टियों में, तो ये वाली हो गई भविष्यकालिक क्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने का सही तरीका ये है कि आप मेरे साथ साथ जो सुन रहे हैं उसको अपनी नोटबुक्स में लिखिए, और इतनी बार लिखिए कि मतलब बार बार करने से उसको आप अच्छी तरह से अपने सिस्टम के अंदर उतार पाएंगे, और फिर गलती होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, और व्याकरण आपका काफ़ी मजबूत हो जाता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।